करप्शन तो ये लोगों के डीएनए में है, सारों को नहीं है लेकिन है, इनके डीएनए में है। अब इसको तो ख़त्म होने में टाइम तो लगेगा ही, रातों रात तो होगा नहीं। खैर बेग साहब पीडीपी कभी नहीं छोड़ते, बनाई बेग साहब ने ही इसका बेसिक डिक्लेरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, तमाम रेजोल्यूशंस बनाए थे, हर एक चीज़। और मुफ्ती साहब में एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये थी, वो कभी इंटरफेयर भी नहीं करते थे। वो था उनके जाने के बाद तो पीडीपी में हालात ही बदल गए बदकिस्मती से। मैं यहाँ क्या देना चाहती हूँ कि मतलब जितना 50% पार्टी लीडरशिप की गलती थी, 50% कुछ परसेंटिस्ट भी थे। सच बोलने में कोई बुराई नहीं है, वो अब क्या कहें क्या ना कहें। इस पावर के लिए तो कभी नहीं करते बेग साहब, लेकिन वो प्रिंसिपल पे क्लैश हो गया बिटवीन महबूबा जी और उनके। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ब्लैक शीप्स ऐसे हैं और ये नहीं समझते इस चीज़ को, ये नहीं, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कि जम्मू कश्मीर के लिए डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ गुड गवर्नेंस नहीं होगी तो यहाँ एलिनेशन का फैक्टर बनता है। यहाँ जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं या फॉर एग्जांपल जो सेपरेटिस्ट एजेंडा रखते हैं, उनको एक पॉइंट मिल जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टारगेट करने के लिए, ये ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ नहीं करते, इन्होंने हमारी खराबी की, ये किया। एमएलएज होते थे, एक अलग किस्म का सिस्टम होता था, 3-3 करोड़ रुपया उनके पास सीडीएफ हुआ करता था। हम डीडीसीज के पास सिवाय इसके जो हमारे पास ये पैसा आता है प्लान में, ये प्रॉपर तरीके से हमने यूटिलाइज करना है, इससे मजीद हमारे पास कुछ नहीं है, विच इज़ वेरी बैड। एक्सेलसियर न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट प्रयास करती है कि ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट की जाए। उसके लिए कई तरह के प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन कभी प्रयास जो हैं सफल होते हैं और कभी असफल भी हो जाते हैं। हालांकि अगर हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर जब तक इलेक्शन नहीं होती है तो डेवलपमेंट जो है वो पीक पर नहीं पहुँच सकती है। इन बिटवीन यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, 3 टायर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद बीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वो भी चुने गए, लेकिन क्या पावर्स मिल पाई, क्या रोल डिफाइन किया गया, इन सब पहलों पर आज हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दूं कि मेरे साथ मौजूद हैं सफीना बेग मैडम, जो चेयरमैन हैं डीडीसी की। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलसियर न्यूज में। थैंक यू सो मच, आदाब मेरी तरफ से सबको। मैम आप डीडीसी मेंबर चुनी गई, चेयरमैन चुनी गई, जो रोल कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है, क्या ज़मीन पर वो रोल डिफाइन किया जा रहा है? देखिए, इससे पहले मैं रोल्स पे आऊँ, मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जिस वक्त ये 5 अगस्त के बाद ये पहला एक पब्लिक आउटरीच था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो इसमें जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बोला था कि मैं ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है एक तो उसको फ्लोरिश करना चाहूँगा और लोगों को एम्पावर करना चाहूँगा थ्रू पंचायती राज सिस्टम। ये तब तक इनकम्प्लीट था बिकॉज इसमें पंचायत के मतलब सपोज सरपंच पंचेस थे एंड बीडीसीज हो गए थे, लेकिन डीडीसीज अभी नहीं हुआ था। तो 5 अगस्त के बाद जब ये इलेक्शन हुआ तो हिस्ट्री में इसकी एक अलग ही अहमियत है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। पहले तो अगर मैं मेरे कई इंटरव्यूज़ भी आपने सुने होंगे कि किसी भी पार्टी की हुकूमत अगर यहाँ होती नॉर्मल सर्कमटेंसेस में तो शायद यहाँ पर ये सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि कोई भी अपने पावर्स जो हैं सरेंडर नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर इसके बेसिक कंसेप्ट की तरफ जाएं जो पंचायती राज सिस्टम का, ये बहुत ही अच्छा है इन द सेंस कि आपको हर मोहल्ला, हर गांव जो है वहाँ लोग खुद डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है ग्राम सभा से लेके, यानी आपके सरपंच के पास वो पावर्स हैं और आपके लोगों के पावर, ये पीपल पार्टिसिपेटरी प्लान है, ये ऑल टुगेदर चेंज हो चुका है, सारा कंसेप्ट ही चेंज हो चुका है। तो हर गांव ने खुद डिसाइड करना है कि मेरी ये प्रायोरिटी है। तो मैम जिस तरह से आपने बताया कि फंड्स जो हैं वो पर्टिकुलर डिवाइड नहीं किए गए, पर्टिकुलर जो जिस तरह से रेशनलाइज नहीं किए गए, तो अगर यहाँ पर एमएलएज होते तो उनके फंड्स भी जो है वो डिवाइड किए जाते हैं। अगर कोई डेवलपमेंट के कार्य हैं रुक गए हैं, उनसे हेल्प भी ली जा सकती है। डीडीसीज जो था ना, जब डीडीसी इलेक्शन हुआ तो लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशंस होगी क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे, लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इवन कश्मीर में इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुई कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो एमएलए से ज़्यादा वोट पड़े लोगों को, तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हम लोगों से। इन्होंने क्या किया कि डीडीसीज के पावर्स पे पहले आऊँगी, बाद में मैं एमएलएज पे आऊँगी। इन्होंने डीडीसीज को, मुझे नहीं पता है बाकी जगह जैसे केरला में बहुत अच्छी तरह सिस्टम चल रहा है, बहुत ही काउंसिल जो हैं स्ट्रेंथन है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं काउंसिल्स वहाँ पे, डेवलपमेंट के पावर सारे शिफ्ट हो। दिस इज़ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, यानी तमाम जो पावर आपके डेवलपमेंट के वो इधर शिफ्ट हो जाता है। डीसी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह जाता है, लेकिन अभी वो चीज़ें यहाँ पर है नहीं, उस तरीके से यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हुआ नहीं जैसे होना चाहिए था।
प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। हमने मान लिया शुरू में कि चलो नई चीज़ है, समझने में टाइम लगेगा, टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता होना चाहिए था हमने क्या करना है, डीडीसीज को भी पता और काउंसिल को भी पता। काउंसिल इज़ वेरी पावरफुल अगर ये अपने पावर जो है एग्जीक्यूट करे प्रॉपर तरीके से, और इसको पूरा अगर गवर्नमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट हो। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ब्लैक शीप्स ऐसे हैं और ये नहीं समझते इस चीज़ को। पावर्स की पर्टिकुलर जिस तरह से आपने भी इशारा किया, पावर्स जो है डिफाइन नहीं हो पा रही है, कि लोगों को में भी मिसकंसेप्शन है कि जो पावर्स दी गई हैं वाकई वो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अभी लद्दाख का एक रिसेंट केस हुआ 26 जनवरी की तरफ आपने इशारा किया, लद्दाख के जो चुने हुए मेंबर्स हैं उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही थी। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको जो पावर्स दी जा रही हैं वो पावर्स जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो किस तरह से जो है इस दबाव बनाया जाएगा गवर्नमेंट में, या किस तरह से कदम उठाए जाएं कि पावर्स जो दी जा रही है, जो डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए? ये पावर्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दी, हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करते हैं, पहली बात तो ये है। और अगर आप इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश करेंगे, इंडिविजुअल का लॉस नहीं है, ये पूरे सिस्टम का लॉस है। दूसरा ये है कि मैं जो लोग ये कर रहे हैं, कोई भी हो, ABCD जो ये कर रहे हैं, वो देखिए ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया और इसमें हमारे LG साहब ने बहुत एसर्ट किया, बड़े फ्री फेयर इलेक्शंस करवाए, बड़ी मेहनत की है LG साहब ने इसमें, और प्राइम मिनिस्टर साहब का ये ख्वाब है। और जो इसको सबाटाज कर रहे हैं, सपोज मुझे जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, प्रोटोकॉल की बात होती है कि प्रोटोकॉल किस लिए होता है, यू हैव एन अथॉरिटी ताकि आप एग्जीक्यूट कर सकें अपनी उस चीज़ को, प्रोग्राम्स को, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड एन अथॉरिटी, यू नीड ए प्रोटोकॉल, अदरवाइज क्यों मानेगा आपको। हाँ, ये नहीं है कि 2 पुलिस वाले हैं, गाड़ी है, उसके लिए कोई नहीं होता है। आपकी स्कीम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे पावर्स चाहिए। हाँ, तो जो ये सब कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब का और LG साहब का जो प्रोग्राम है उसको सबटाच कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अभी आपने कहा जैसे यहाँ MLAs होते थे, एक अलग किस्म का सिस्टम होता था, 3-3 करोड़ रुपया उनके पास CDF हुआ करता था। हम DDCs के पास सिवाय इसके जो हमारे पास ये पैसा आता है प्लान में, ये प्रॉपर तरीके से हमने यूटिलाइज करना है, इससे मजीद हमारे पास कुछ नहीं है, विच इज़ वेरी बैड। क्योंकि हालांकि इनको DDCs जो हैं डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इनको ज़रूर उनको CDF पैटर्न पे कुछ रखना चाहिए था, ताकि हमारे जो है अपने जो जिन लोगों ने हमें चुन के लाया है यहाँ पे, हम उनको कम से कम थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और क्या होता है, पॉलिटिक्स इसी तरह तो चलती है। इसलिए जब भी यहाँ इलेक्शंस होंगे, पहली बात यह है कि इलेक्शंस जल्दी होने चाहिए, स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टेटहुड हमारी सबसे प्रेस्टिजियस महाराजा के ज़माने की स्टेट है। तो दिस इज़ अदरवाइज इंसल्टिंग फॉर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज आर्टिकल 3 को तो किस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया। स्टेटहुड करना चाहिए इमीडिएटली रिस्टोर इनको, और जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्पावर करना चाहिए। यहाँ MLA चुन के भी अगर आ जाते हैं राइट नो जैसा स्टेटस को है, तो उनके पावर्स क्या होंगे? कुछ नहीं होंगे, नथिंग। उनके पावर्स अभी बिल्कुल डिफाइन नहीं हो पाएंगे अगर स्टेट से पहले, अगर स्टेटहुड का दर्जा पहले दिया जाता है या बाद में दिया जाता है। तो मैम पर्टिकुलर जो सरपंच हैं, पंच हैं, BDC हैं, DDC हैं, हमने देखा कि अक्सर इनको विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है अपने राइट्स लेने के लिए। आप गवर्नमेंट को क्या सजेशन देना चाहती हैं कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको सड़कों पर ना आना पड़े, उनके राइट्स जो हैं उनको मिल जाएं, उसके लिए क्या सजेशन देना चाहती हैं गवर्नमेंट को? देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये जो इन्होंने पंचायती राज यहाँ सिस्टम किया, इम्प्लीमेंट किया जम्मू एंड कश्मीर में, आप यकीन माने अगर BJP की जगह कोई और होता तो इसको उन्होंने बड़ा सेल किया होता कि हमने बड़ा ये किया। डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छा एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया ये करवा के। और उसके बाद अगर कोई भी आ जाता है, फॉर एग्जांपल किसी भी पार्टी का आ जाता है, किसी भी जमात से कोई आ जाता है, लोग देते हैं मैंडेट, लेकिन उस तरफ गवर्नमेंट को नहीं देखना चाहिए। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि ये हमने ये इसको किया, ये हमने किया जम्मू एंड कश्मीर में, इसलिए ये बेबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और हमारे LG साहब का है। चाहे यहाँ पर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की हूँ या किसी और जमात की चेयरपर्सन बन के आई हूँ, उनको ये देखना चाहिए ये इंस्टीट्यूशन हमने बनाया, और हकीकत में हमने आम लोगों को, आम गाँव का है ना, उसको हमने एम्पावर किया पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और डेवलपमेंट के उसको हिस्सा बनाया। और सबसे बड़ी बात है 33% से ज़्यादा औरतें चुन के आई हैं, हमने फर्स्ट टाइम औरतों को एम्पावर किया है। तो ये इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है कि आप एक जो 50% पॉपुलेशन जो हमारी है उनको कभी भी पॉलिटिकल ये नहीं मिला है, रोल मिला है, आपने उनको 33% उस लेवल पे, कितनी चेयरपर्सन्स आपकी तो लेडीज़ हैं यहाँ पे, तो कि इससे बड़ी कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। हाँ, अगर आपने कोई चीज़ आपने बनाई है, आप इसको नीचे से काटना शुरू कर देंगे तो क्या फ़ायदा। और चंद ऑफिसर्स के कहने पे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं
उनका एक माइंडसेट होता है, अपने तरीके से होते हैं, वो काम करते हैं। और जब यूनियन टेरिटरी होती है तो वो सोचते हैं हमारा अपर हैंड है। फिर वो बुरा नहीं मानना, सारे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो उनका ये होता है कि अब तो पावर हमारे पास है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं, दे आर मिस्टेकन। वो भूल रहे होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं उनकी एक मॉरल अथॉरिटी होती है, बिकॉज लोग उनके साथ होते हैं, लोगों की आवाज़ उनके साथ होती है। तो 10 दिन लगे, 10 महीने लगे, जितना लगे, अल्टीमेटली जो होता है, हमारा सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, यहाँ ये चीज़ें ज़्यादा देर नहीं चलेंगी। मैम पर्टिकुलर में अब आपके एरिया की बात करूँगा, आप डीडीसी चेयरमैन चुनकर आई, कितनी परेशानी वहाँ पर आपको देखने को मिली अपने एरिया में, और कितनी डेवलपमेंट आपके आने के बाद वहाँ हुई है? जब से मैं चेयरपर्सन बनी, हम 3 महीने तो हमें काउंसिल बनने में लग गए, डिले हुआ, उसके बाद कोविड हो गया। उसके बावजूद हमने पहला प्लान बनाया, नई नई एक्सरसाइज थी, नया एक्सपीरियंस था, लेकिन उसके बावजूद हमने कोशिश की कि हर सेक्टर पे जो है काम किया जाए। और जहाँ तक R&B का, रोड्स का था, बहुत अच्छा काम हुआ। हमारा बिजली का मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पानी में जल जीवन JJM का है, वो एक प्रॉब्लम आ गई है गवर्नमेंट लेवल पे, उस पर कुछ रूल्स चेंज हो गए थे, लेकिन अब फिर गवर्नमेंट ने वो सब किया है, तो उसमें थोड़ा हमें हर जगह पूरी यूटी में प्रॉब्लम आ रही है, एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट अब इसको एड्रेस कर लेगी। मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट, ये एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पंचायतें वहाँ पर हैं। टेरेन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वोलाटाइल, LOC है। मेरे डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें नेशनल हाईवे, जब बेग साहब हुआ करते थे फाइनेंस मिनिस्टर, तब उन्होंने वो नेशनल हाईवे का किया था, साउथ कश्मीर में तो बन गया, लेकिन स्ट्रेटजिकली मेरा डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिल्कुल बॉर्डर साथ आता है। तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा नेशनल हाईवे का था। मैंने बार बार हर वक्त LG साहब से, फिर जो आउटरीच प्रोग्राम हुए, जितने मिनिस्टर्स आए, वन स्पीकर साहब आए, उनको मैंने कहा कि रिक्वेस्ट किया कि आप इसको एक्सपेडाइट कीजिए, जल्दी कीजिए। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का ही डेवलपमेंट नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट में भी है, इसका ना बनना नेशनल हाईवे का। दूसरा, बारामूला डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज है, ये कुपवाड़ा से पेशेंट्स आते हैं, हिंदवाड़ा से आते हैं, इवन बांडीपुरा से आते हैं, तो इतने को कैटर करता है। इसके एक्सटेंशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, हेल्थ सेक्टर में चाहिए। बिल्कुल, लोगों के लिए डेवलपमेंट ज़रूर करनी चाहिए। मैं पर्टिकुलर दोबारा पंच, सरपंच, BDC और DDC पर आना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुई, काफ़ी समय से MLAs नहीं है, लोगों का विश्वास जो है अब पंचिस पर है, सरपंचिस पर है, BDC पर है, DDC पर है। उनके मसले काफ़ी हैं, उनकी मांगें काफ़ी हैं, और उनकी अप्रोच जो है, इस समय जम्मू कश्मीर की बात करें, वो ब्यूरोक्रेसी में अपनी अप्रोच नहीं लड़ा पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर इन्हीं लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पहुंचते हैं। तो आपको लगता है कि अभी जो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो पंच है, सरपंच है, DDC है या BDC है, किसी भी लेवल का है, वो उनके मसाइल हल करने में सक्षम है या नहीं है? देखिए, एक ऑफिसर के पास आम लोग नहीं जा सकते। इवन अगर दफ्तर में भी DC को मिलना हो, उसके लिए भी पब्लिक को बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का दरवाज़ा तो हर वक्त खुला होता है, जब मर्ज़ी फ़ोन कर लो, जब मर्ज़ी उसके पास चले जाएं। तो ये फ़र्क होता है ऑफिसर में और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में। जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, बिल्कुल वाकई बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, सेक्रेटरीट लेवल पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, उस लेवल पे प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में जो है कोऑपरेट नहीं करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट। एक सबको अपने अपने पावर्स पता होने चाहिए। इसी तरह ऑफिसर्स को भी पता होना चाहिए कि ये, मैं चेयरपर्सन हूँ डिस्ट्रिक्ट की, मैं सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए चेयरपर्सन नहीं हूँ, उसके लिए अगर मैं चेयरपर्सन ना हूँ तब भी मैंने झंडे की रिस्पेक्ट करनी है, झंडे को लहराना है। तो ये सिर्फ उसको दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, शो पीस नहीं होना चाहिए, बल्कि हकीकत में इनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चेयर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, तो रोल हम अभी मान सकते हैं कि अभी जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चाहे वो पंचेस हैं, सरपंच हैं, उनमें क्लियरिटी नहीं है। अभी हाल ही में बिश्ना का एक केस आया था, बिश्ना के म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन को सस्पेंड कर दिया गया, उनसे पावर्स उनकी छीन ली गई क्योंकि वो पावर्स को मिसयूज़ कर रहे थे। तो हम ये मान सकते हैं कि अभी जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनको अपना रोल भी पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। और अगर कोई मिसयूज़ करेगा, कोई करप्शन में इन्वॉल्व होगा, चाहे वो पब्लिक, देखिए मैंने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को सबसे पहले, जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑनेस्ट होगा, सरपंच होगा, DDC, BDC, MLA, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तब जाके वो अकाउंटेबिलिटी किसको अकाउंटेबल बनाएगा? ऑफिसर को। अगर मैं करप्ट हूँ तो मैं किस तरह ऑफिसर से अकाउंटेबल उसको बनाऊंगी? अब मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहता हूँ, DDC चेयरपर्सन है आप, आने वाले समय में इलेक्शन होगी, क्या आप MLA के लिए खड़ी होंगी? अभी मैंने सोचा नहीं है,
उस बारे में मेरी तो ख्वाहिश है कि अभी बेग साहब खामोश हैं, आपने देखा होगा मुजफ्फर बेग साहब तो काफ़ी अरसे से खामोश हैं, वो उनका क्या पॉलिटिकल डिसीजन होगा मैं नेचुरली मेरा तो उसी पे डिपेंड करता है। मेरी ख्वाहिश है कि अभी बेग साहब के हवाले से सोचा जाए उसके बाद। मैम पर्टिकुलर बेग साहब की बात करें तो वो पीडीपी की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, सब जानते हैं। तो जो डिस्प्यूट भी सामने आया वो भी किसी से छिपा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि इन फ्यूचर बेग साहब पीडीपी के साथ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? नहीं खैर, बेग साहब पीडीपी कभी नहीं छोड़ते, बनाई बेग साहब ने ही इसका बेसिक डिक्लेरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, तमाम रेजोल्यूशंस बनाए थे, हर एक चीज़। और मुफ्ती साहब में एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये थी, वो कभी इंटरफेयर भी नहीं करते थे। वो था उनके जाने के बाद तो पीडीपी में हालात ही बदल गए बदकिस्मती से। तो इस पावर के लिए तो कभी नहीं करते बेग साहब, लेकिन वो प्रिंसिपल पे क्लैश हो गया बिटवीन महबूबा जी और उनके है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। लेकिन बेग साहब क्या पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे वो तो मैं अभी राइट नो कह नहीं सकती, प्री मैच्योर है। मैम सिर्फ बेग साहब नहीं बल्कि कई दिग्गज नेता जो हैं वो पीडीपी से चले गए, दामन छोड़ दिया। अगर एक या दो नेता जाते तो उसकी परिभाषा कुछ और होती, लेकिन कई दिग्गज नेता जो हैं पीडीपी का दामन छोड़ गए। क्या लगता है कि महबूबा मुफ्ती जी बैलेंस नहीं कर पाई, चला नहीं पाई? हम हर वक्त दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते, फ़लाने ने ये किया, फ़लाने ने मेरी पार्टी तोड़ दी, फ़लाने ने मेरी पार्टी तोड़ दी। जब तक दूसरा तभी इंटरवीन कर सकता है जब अपने घर में कमज़ोरी हो, अदरवाइज़ नहीं। मैं यहाँ क्या देना चाहती हूँ कि मतलब जितना 50% पार्टी लीडरशिप की गलती थी, 50% कुछ परसेंटिस्ट भी थे। सच बोलने में कोई बुराई नहीं है, वो अब क्या कहें क्या ना कहें, लेकिन लीडरशिप का ये होता है कि लीडरशिप को जो है सबको चलाना पड़ता है। तो मुफ्ती साहब के जाने के बाद वो चीज़ ख़त्म हो गई, स्टॉलवार्ड्स को साइडलाइन कर दिया गया। इंडिपेंडेंट में एक्चुअली इलेक्शन में तो पहले भी मुझे बड़ा कहा गया था इलेक्शंस लड़ने के लिए, लेकिन एक तो मेरा ज़ाती इंटरेस्ट नहीं था, दूसरा ये बेग साहब के अपने असूल भी थे, वो अजीब सा लगता था। बैकग्राउंड में तो मैं बहुत काम करती थी और मुफ्ती साहब काम करवाने वाले थे, किसी को बैठने नहीं देते थे। लेकिन मेरा ये था कि बेग साहब है तो अजीब सा लगता था, चलो ठीक है जितना हम काम करते हैं ठीक है। लेकिन ये इलेक्शन जो है इसका भी एक अजीब सी कहानी है। इस इलेक्शन के लिए मुझे महबूबा जी ने ही बुलाया कि आप आ जाओ, आपको लड़ना पड़ेगा। इनफैक्ट हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट में लेडीज़ के लिए हो गई थी रिज़र्व, तो उन्होंने कहा था कि तीनों में से जो मर्ज़ी है और 2 जो होंगी तो खुद ही डिसाइड कर लो। वो भी मैंने सोचा कौन 2 लड़ेंगी, पर तब मैंने उनसे कहा अभी नहीं मैम, पहले मुझे बेग साहब से पूछना है, अपने लोगों से पूछना है। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी ये बशारत साहब थे वहाँ मिनिस्टर, यहाँ पर तो नहीं थे। बारामूला में बेग साहब हुआ करते थे, लेकिन यहाँ मैंने पार्लियामेंट जब बशारत साहब चले गए छोड़ के, तो मैंने 2-3 महीने काम किया इस, तो फिर वहाँ लोग सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व होगी, वो बेग साहब के पास आ गए। उन्होंने बेग साहब से कमिटमेंट ले लिया कि नहीं इनको लड़ना ही लड़ना है, नहीं तो बेग साहब थोड़ा रेजिस्ट कर रहे थे। तो फिर जब कमिटमेंट हो गया, मीनवाइल फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम बेग साहब और महबूबा जी के दरमियान था कुछ, तो फिर समझे 7-8 दिन में मुझे एज इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा। आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह और अपने लोगों के जिन्होंने मुझे बहुत बहुत अच्छा मैंडेट दिया, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके मैंडेट की इज़्ज़त रखूँ। बिल्कुल, लोगों ने आप पर विश्वास किया है और आप विश्वास जो है उस पर बिल्कुल खरा उतरने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट से अब आप क्या कहना चाहती हैं कि लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास जो उन्होंने किया है आप उस पर खरा उतरें? क्या आप चाहती हैं कि क्या सजेशन देना चाहती हैं कि जो कमी रह गई है, आपको जो सिस्टम में कमी नज़र आ रही है, किस तरह से उस कमी को दूर किया जाए एज ए डीडीसी चेयरपर्सन? यहाँ मैं आई विल डू इनजस्टिस अगर मैं ये बात ना कहूँ कि हमारे जो ऑनरेबल एलजी साहब हैं बहुत कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये सिस्टम जो है कामयाब रहे। इवन ही एक्टेड एज ए वेरी रिलायबल पर्सन between administration and this elected representative. वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल। किसी भी जमात का कोई भी डीडीसी हो, कोई भी हो, हालांकि उनकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी यूटी की है, लेकिन उसके बावजूद वो पूरी कोशिश करते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन वो पूरी कोशिश करके, लेकिन उनको कुछ ब्लैक शीप्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जो उनको आइडेंटिफाई करने हैं, और आइडेंटिफाई करके उन ब्लैक शीप्स को इस सिस्टम में से निकालना है और एम्पावर करना है इस इंस्टीट्यूशन को, जो इंस्टीट्यूशन ऑनरेबल होम प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्वाब था। मैम आखिर में डिलिमिटेशन से पहले इलेक्शन यहाँ होनी चाहिए या डिलिमिटेशन के बाद? नहीं, अब डिलिमिटेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आई थिंक इन्होंने 5 तक इसको करना है, अब तो इसमें हमारे कहने ना कहने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इलेक्शन जल्दी होनी चाहिए? इलेक्शन डेफिनेटली होने चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर तो इलेक्शन कब तक डिले किया जा सकता है? जमहूरियत को तो आप नहीं कर सकते ना बंद, कैद नहीं कर सकते।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें इस समय दिया। जी हाँ, ये थी सफीना बेग, जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने परिचय भी दिया, अपने काम का भी परिचय दिया और अपने काम के दमखम से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है इस वक्त लोहा मनवा रही हैं। और गवर्नमेंट से भी उन्होंने बता दिया कि जो जो कमी रह गई है, जो जो पावर्स को एनहेंस करना है, उस पर गवर्नमेंट को भी तवज्जो देना चाहिए। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।